जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं लॉज ऑफ मोशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, जो आपके किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो आपके सीबीएसई के लिए और उसके बाद हम स्टैंड लेवल करके जेई नीट के लिए भी क्वेश्चन इसमें करेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि सीधा क्वेश्चंस में आए तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने इससे पहले क्या कर रखा है, सारा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर रखे हैं। आज हम करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, और इससे क्या होगा, आपके जो है थ्योरी भी कवर होती रहेगी साथ में, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन यानी कि इक्वल टू थ्योरी। सिंपल सा पहला क्वेश्चन आपसे कहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यूनिट आपको बतानी है किसकी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट आप बता दो। ये क्वेश्चन है पहला सा, यूनिट क्या होगी ये बता दो। तो आप जानते हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या होता था आपका, फ्रिक्शनल फोर्स होती थी। ठीक है, तो एफ इक्वल टू होता था न्यू एस, है ना, ये हमने अगर स्टैटिक के लिए मान लिया, इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ से इसकी यूनिट बतानी है, सिंपल सा। अब आप जानते हो जो फोर्स है इसकी जो ऐसा यूनिट, हमने आपसे कहा था कि जो फोर्स है इसकी याद रख लेना, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला याद रख लेना है, MLT-1 निकालना। क्या है, देखो निकालना यूनिट है लेकिन हम लोग डायमेंशन से निकालेंगे। MLT-1 होता है बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखना, अब ये न्यू एस इसको ऐसे रख दो आप, ठीक है, इसको ऐसे रख दो, इसकी निकालना है, ठीक है, इसको ऐसे रख दो। और ये जो हमारी ये है नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो भी तो एक तरह की फोर्स होती है, तो इसकी वैल्यू आप कैसे लिखोगे, फोर्स के लिए तो याद करना, हमने कहा भी था MLT-2 होता है। ठीक है, MLT-2 ये भी हो गया। अब न्यू एस को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो देखोगे, या फिर ऐसे देख लो, ये सामने सामने बराबर की चीज़ें नहीं तो ये कट जाएंगी, तो आप या फिर इसको नीचे ले जाओ, इसको इधर नीचे लेके आओगे तो कट जाएंगी। तो न्यू एस की वैल्यू क्या आ गई, 1। न्यू एस की डायमेंशन की वैल्यू 1 आ गई। अगर डायमेंशन की वैल्यू 1 आ जाए, समझना बात, अगर कभी भी डायमेंशन की वैल्यू 1 आ जाए तो यूनिट कैसी होती है वो, ऐसे न्यू एस ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। या फिर इसका डायमेंशन ऐसे लिखा जाता है M0 L0 T0। M0 की वैल्यू कितनी हुई, 1, L0 की 1 और T0 की 1। ये जो है MLT आप जानते हो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ऐसे ये हमारी हो गई मास की, ये लेंथ की हो गई और ये किसकी हो गई, टाइम की। ठीक है, तो इनको हम ऐसे दिखाते हैं, मास के लिए M, L आपकी लेंथ के लिए और T हमारा टाइम के लिए। वैसे होती है टेम्परेचर के लिए K। तो यहाँ पर यूनिटलेस होती है, ये आपको याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब आप ये भी समझ लो, यहाँ भी देखो फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, फोर्स के नीचे फोर्स आएगी तो कुछ यूनिट बचेगी, नहीं बचेगी, तो वही सिंपल सा इसका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हमसे कहा नेम द फैक्टर ऑन विच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है ये बताना है। ठीक है, सिंपल सा। तो पहला तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के सरफेस के ऊपर। समझो, अभी हम बता रहे हैं आपको, ये तो इतना समझ में आया। ठीक है, अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपसे क्या कह दिया है कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन है। साथ साथ में आपको नोट करते चलना है, और हर क्वेश्चन को पहले अगर कोई न्यूमेरिकल वाइज आएगा तो आप पहले स्टॉप करोगे, उसको खुद करोगे। ठीक है, तो हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उस किसके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि वो 2 ही पॉइंट इसके हो पाएंगे। पहला ये होता है मटेरियल के ऊपर, मटेरियल ऑफ सरफेस। ठीक है, मटेरियल मतलब सरफेस में क्या मटेरियल है उसके ऊपर ना, ये, या फिर सरफेस के, ये तो हो गया। ठीक है, और दूसरा जो होगा नेचर ऑफ सरफेस के। एक तो मटेरियल, क्या मटेरियल है, पहली तो ये चीज़ हो गई, है ना, क्या मटेरियल, हर एक मटेरियल का फ्रिक्शन अलग होगा, ये होगा। और दूसरा आपसे कहेंगे नेचर कैसा है, लिक्विड है, जानते हो लिक्विड में होता है फ्रिक्शन सबसे कम, है ना, नहीं सबसे कम होता है सॉलिड में, फिर होता है लिक्विड में, और गैस में तो ना के बराबर फ्रिक्शन होता है। तभी तो जो गैस होती है बहुत दूर होती है, होता है कि नहीं। अब देखो इसमें ऐसे होता है, सॉलिड में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि भाई उसके पार्टिकल आपस में चिपके रहते हैं, एक जगह से हटते नहीं है। लिक्विड में क्या होता है, जाते रहते हैं, तो लिक्विड में अपना क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। गैस में तो बहुत दूर पार्टिकल होते हैं, तो इनके बीच में फ्रिक्शन कहाँ होता है। अच्छा, आप ऐसे आगे चल रहे हो, ऐसे आओगे आगे, तो क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमको कुछ रोक रहा है, नहीं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम ये दीवार के पास चले गए, तो भाई देखो ये रोक रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है, लेकिन ये फ्रिक्शन भी तो है जो हमको रोक रहा है। ऐसा एहसास होता है कि नहीं, फ्रिक्शन भी तो है जो हमको रोक रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है, लेकिन इसको आप एज अ फ्रिक्शन भी समझ सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर गैस हो, मान लो यहाँ पर ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड की जगह गैस की दीवार हो, इमेजिन करना है कि तो आप आर पार हो जाओगे, मतलब फ्रिक्शन बहुत कम है, या फिर ना के बराबर है, या फिर नील है, ऐसे समझोगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आपसे कहा है,
what provides the centripetal force to a car taking turn to a road। मतलब एक रोड में अगर एक कार ने टर्न लिया है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप खुद बताओगे आंसर इसके बाद। देखो ये हमारी क्या कहते हैं, ये हमारा ये ऐसे है और ये यहाँ पर ऐसे टर्न लेना है, ठीक है, कार को। यहाँ पर जो हमारी कार है उसको यहाँ से ऐसे टर्न लेना है ना आपको, ये कार है, यहाँ पर हमको ऐसे टर्न लेना। तो आप समझना कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगी। पहले तो सेंट्रीपिटल क्यों भाई, ये अगर यहाँ टर्न है ऐसे में तो आप देखोगे सर्कल में नहीं घूम रही है। और अगर किसी को डाउट हो कि अगर भैया ऐसी होगी कार तब तो सर्कल नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो कैसे बनेगा, ये भले आपके स्क्वायर के शेप का है लेकिन कार तो ऐसे ही जाएगी। कार का जो सेंटर ऑफ मास है वो सर्कुलर मोशन यहाँ पर करेगा और यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन है वो हमेशा प्रोवाइड कराता है टायर प्रोवाइड करता है। और टायर कैसे प्रोवाइड कराता है, फ्रिक्शन फोर्स की मदद से। आप कहोगे फ्रिक्शन फोर्स कैसे, भाई कार किस में चल रही है, हवा में तो चल नहीं रही है, कार चल रही है आपकी रोड में, ठीक है, कार आपकी चल रही रोड में, तो रोड में कार का फ्रिक्शन नहीं होगा। रोड फ्रिक्शन कहाँ लगाएगी, पहले तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो रोड जो है वो फ्रिक्शन कार के अपोजिट लगाएगा। मान लो कार अपवर्ड जा रही है तो आपकी जो मोशन है, क्या कहते हैं, जो रोड का जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, सिंपल सा। अगर लेफ्ट जा रही है तो राइट लगेगा, है ना, अपवर्ड जा रही है तो डाउनवर्ड लगेगा। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है ना, कौन सी डायरेक्शन में, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब इसके आगे आपसे क्या कहा है, वॉट इज़ डिजायर्ड टू होल्ड अ गन टाइट, है ना, वाई इज डिजायर्ड, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप गन को टाइट पकड़ो जब आपको फायर करना है, अपने शोल्डर में रखो, ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये रहता है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। मान लो यहाँ पर कोई इंसान है ना, वो गन लेके अपना खड़ा है, उसको लगाना है गन, तो वो क्या करेगा, गन को ऐसे लगा देगा और ये अपने यहाँ पर रखा रहेगा ना, इसको फायर करना है अगर, तो गन को यहाँ पर ये ऐसे रखता है। ऐसा क्यों करते हैं, यही क्वेश्चन पूछा है। तो आप ये चीज़ देखो, अगर मतलब हमने गन को ऐसे पकड़ा हुआ है, ये देखो, ये दूर यहाँ पर किसी चीज़ को ले लेते हैं, ऐसे दूर पकड़ा हुआ है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब आप देखो कि जो हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम ज़्यादा दूर तक नहीं बन पाता। तो ये हमारा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, ये सिस्टम बना हुआ और आप क्या कर रहे हो, ऐसे करके निशाना लगा रहे हो, तो निशाना लगेगा। और जो जब आपकी गन जो है रिकॉइल करके आगे जाती है, जो हमारी बुलेट है, तो गन पीछे आती है कि नहीं, बिल्कुल आती है। इसमें ये रहता है कि हमारा निशाना चूक सकता है। क्यों, अगर एकदमी से हाथ पीछे होगा, झटका लगेगा, तो बड़ी अगर वो है ना, जैसे आपकी राइफल वगैरह है या फिर आपकी क्या कहते हैं AWM वगैरह है, तो क्या होगा, आप जैसे पीछे करोगे इसको तो भाई निशाना चूक सकता है। लेकिन यही अगर हमने ऐसे करा और यहाँ पर रख लिया कंधे में, तो हमारा क्या बन जाता है, इसमें देखो ये जो पूरा है ये हमारा वन मास सिस्टम बन जाता है। अब इसका मतलब क्या है, वन मास सिस्टम बन जाता है। वन मास सिस्टम क्या बनता है कि मान लो आपने यहाँ कंधे में रखा, ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, तो जो आपकी गन है ना, जो गन है आपकी और जो आपका पूरा शरीर, वो एक सिस्टम बन चुका है। और यहाँ पर आप रखोगे तो फोर्स भी कम लगेगी भाई, जैसे आपके हाथ में पूरी फोर्स है और यहाँ पर रखोगे तो कम फोर्स लगेगी। इसीलिए आपको यहाँ पर कंधे में रखने का सुझाव दिया जाता है जब बड़ी गन वगैरह होती है, तो इसलिए, ठीक है। तो इसका वन मास सिस्टम ये रहेगा। अब इसके आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो आ गया समझ में। वाई डज अ स्विमर पुश द वाटर बैकवर्ड, जो हमारा एक स्विमर है ना, जैसे ये हमारी बनी हुई है, ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है। कोई स्विमर होगा तो आप देखते हो हमेशा अपने हाथ दोनों पीछे करेगा, ऐसे रहता है, और पैर हमेशा ऐसे ऐसे पीछे करेगा। तो वो क्यों करता है, इसका तो सिंपल सा आंसर है, न्यूटन्स का कौन लॉ होता है, ये तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ, सिंपल सा, इसका आंसर यही है और कुछ नहीं। भाई देखो, अगर थोड़ा सा डीप में समझना है तो आप जानते हो जो पानी हो तो या तो स्थिर होगा, या तो आगे चल रहा होगा, या तो पीछे होगा, बिल्कुल। अब क्या करना है आपको, अगर डूबना नहीं है, अगर आपको डूबना नहीं है, सरफेस टेंशन को ओवरकम करना है। अब सरफेस टेंशन क्या होती है, दो सरफेस के बीच में जो चीज़ लगती है वो सरफेस टेंशन होगी। ज़्यादातर सरफेस टेंशन की, जिसको कहते नहीं, आपकी जो हिंदी में कहते हैं तनाव वगैरह ना करके, जो आपका वो वाला होता है, सतह का तनाव, है ना, सरफेस टेंशन जो है वो आपका कैसे रखता है, वो टेंशन तब ओवरकम हो जाता है जब आप कोई फोर्स लगा देते हो। हम समझा रहे हैं, देखो ये आपने आगे फोर्स लगाई, मतलब ये आपने पीछे फोर्स लगाई, और ये सरफेस टेंशन ऐसे लगती है, तो क्या होता है, ये जो सरफेस टेंशन है कम होती है, और जब सरफेस टेंशन कम होती है तब ये आपको आगे की तरफ पुश करता है। भाई है तो सिंपल से न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन, लेकिन पानी में हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, भाई पानी में क्या है, सतह नहीं है, यहाँ पर सरफेस टेंशन तो बराबर है क्योंकि भाई ग्राउंड है अपना, लेकिन पानी में क्या है, ग्राउंड नहीं है, पानी में लिक्विड है, लिक्विड की सरफेस टेंशन होती है कम, तो वो आपको नीचे खींचेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे तैरते हैं कि हम आगे चले जाए, बस यही सिंपल सा होता है। और ये सब ना लिखना हो तो लिख देना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, भाई एक्सप्लेन करना तो अपना फर्ज है। चलो इतनी चीज़ें नोट करो आप लोग।
अब देखो आगे के क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन ये दिया है, छठा क्वेश्चन, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन कैसी फोर्स है हमारी? फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये उन्होंने कहा है। ठीक, इतना तो पक्का पता है, इसको जस्टिफाई करो कैसे। मतलब फ्रिक्शन जो है माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, ढाल लेती है। तो इसको आप क्या करते हैं, ये कह रहे हैं इनको आप जस्टिफाई करो। तो इसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई किया जाए, इससे अच्छा क्या है। देखो ये हमारी सरफेस है, यहाँ पर हमारा मास रखा हुआ है। ठीक है, ये मास रखा हुआ है कितना, 5 kg का, और यहाँ हमारी फोर्स लगेगी इधर की तरफ 5 न्यूटन की। ठीक है, 5 न्यूटन की फोर्स लगेगी। तो इसकी जो लिमिट है, इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 6 न्यूटन। इसकी जो लिमिट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इसका कितना है, जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है, फ्रिक्शन जो लिमिटिंग है वो कितना है, 6 न्यूटन। मतलब 6 न्यूटन के ऊपर लगाओगे तब तो भाई ये हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा। अब यहाँ देखना ये हम जस्टिफाई कैसे करेंगे। आप एक चीज़ देखोगे, अगर हमने इसमें 1 न्यूटन लगाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब ये 1 न्यूटन लगाएगा तो फ्रिक्शन पता कितना लगाएगा, जो मतलब रिवर्स फोर्स है, जो अपोजिट फोर्स है, 1 न्यूटन लगाएगा। जब ये 2 न्यूटन लगाएगा तब ये 2 न्यूटन लगाएगा, फ्रिक्शन 2 न्यूटन का हो जाएगा। जब ये 3 न्यूटन की ताकत लगाएगा तब ये 3 न्यूटन रहेगा, और लास्ट में जब ये 5 न्यूटन का होगा तो फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन का लगाएगा। और फ्रिक्शन की ताकत कितनी लगाने की, 6 न्यूटन तक है। तो आपको क्या लगता है ये हिला पाएगा? नहीं, ये हमेशा स्टैटिक पोजीशन में रहेगा मास। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो हमको देखना तो वो चीज़ आपने देखी कि जो 5 न्यूटन है ये चीज़, ठीक है, जो 5 न्यूटन है चीज़, ये क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। ये 5 न्यूटन के वजह से फ्रिक्शन जो है हमारा वो एडजस्ट करेगा। सिंपल सी बात है। तो आप लिखोगे जो हमारा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कैन एडजस्ट है ना, एडजस्ट इट्स फोर्स अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। मतलब हमने क्या अप्लाइड फोर्स की, उस हिसाब से फ्रिक्शन अपने आप को कर लेता है। ये आप फिगर बनाओगे वो समझ जाएंगे। उसके आप लिखोगे फ्रिक्शन कैन एडजस्ट इट्स फोर्स अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। भाई जैसी अप्लाइड फोर्स होगी वैसा ही फ्रिक्शन काम करेगा। अब इसके बाद आपसे कहा गया है फ्रिक्शन थिप जंप फ्रॉम रूफ। एक जो चोर है वो कूदता है किससे, एक घर से, और क्या करता है, चोरी का सामान लेता है। वो कम से कम होता है 50 किलो का, उसका खुद का वजन 70 किलो है, और वो 50 किलो का सामान लेके नीचे कूदता है। तो उन्होंने पूछा है कि जो हमारी जो ये है, जो वो बॉक्स है चोर के ऊपर, वो कितना फोर्स लगाएगा। ये आपको पहले कमेंट में करना है, सिंपल सा ना, ये थोड़ा लॉजिकल का क्वेश्चन है। तो आप बताओ जब वो कूदेगा खिड़की से तो कितनी फोर्स लगेगी, ये क्वेश्चन पूछा है सिंपल सा ना। तो कितनी फोर्स लगेगी ये आपको कमेंट में बताना है। ये हमारा इसमें क्या कहा है, थीफ है ना, वो किसके साथ है, एक बॉक्स के साथ है। ठीक है, और उसने क्या कर दी, जंप कर दी है, जंप विंडो से। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, फोर्स बाय बॉक्स ऑन थीफ। ठीक है, तो भाई देखो जो हमारा थीफ है ये किसी विंडो से ऐसे कूद गया नीचे। ठीक है, नीचे कूदा है, साथ में उसके बाद बॉक्स भी है, ऐसे है, साथ में उसके बाद बॉक्स ऐसे पीछे टांगे है ना, और नीचे कूदा है। तो सिंपल से ये कूद रहा है नीचे। तो ये किस पोजीशन में आ गया, ये आ गया पोजीशन में फ्री फॉल के पोजीशन में आ गया। ठीक है, फ्री फॉल के। अब जब फ्री फॉल की कंडीशन में आ गया तो आप जानते हो क्या होता है, इसमें सिंपल सा ये रहता है कि आपका जो वेट है वो हो जाता है mg। पहले तो नीचे जब कोई चीज़ गिरती तो आप जानते हो ये होता था फॉर्मूला, वेट अगर हमको निकालना तो आएगा mg-a, यही तो होगा। मतलब ये जो है कितना इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, नेट फोर्स जो है वो ऐसे निकलेगा mg-a, यही रहेगा वेट वाला फोर्स जो है वो ये होगा। ठीक है, अब ये नीचे फॉल कर रहा है तो पहले तो जी नीचे लगता ही है। अब इसकी जो है फ्री फॉल में हमेशा कितनी होती है, एक्सेलरेशन हमेशा जी होती है, हमेशा जी के बराबर होती है। जब फ्री फॉल होता है तो हमेशा वैल्यू जी होती है। तो जो हमारी वेट वाली वो आ जाएगी, आएगी mg-c यानी कि 0, यानी कि कितना लगाएगा 0। भाई जब तुम खुद गिरते हो, जब तुम कहीं से ऊपर से नीचे कूदते हो तो अपना वजन पता चलता है, नहीं पता चलता है। अगर कोई कहीं से गिर रहा है तो वो फ्री फॉल की पोजीशन में होता है, उसको मतलब उसका एक नाम भी होता है कि वो क्या महसूस करता है, वेट लेसनेस। ये बड़ा टर्म है ना, वेटलेसनेस हमेशा फील करेगा। तो उसके ऊपर बॉक्स लाद दो या उसके ऊपर हाथी लाद दो, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा जब वो अपना ही वेट नहीं वो कर पा रहा। और इस फॉर्मूले की वजह से, फॉर्मूला ये है, जब वो अपना ही वेट नहीं महसूस कर पा रहा, उसको लग रहा है मैं वेटलेसनेस की पोजीशन में हूँ, तो वो जो बॉक्स है उसका क्या करेगा, इस फॉर्मूले से आप बता सकते हो। अब इसका एक केस भी आप जानते हो, जब वो गोल वाले झूले में जाते हो तो जब वो ऊपर जाता है कुछ नहीं पता चलता,
ऊपर जाता है कुछ नहीं पता चलता, नॉर्मल सा। क्यों? आपके ऊपर मान लो 20-25 किलो का वजन बढ़ गया, तो वजन बढ़ता है तब नहीं पता चलता है ना, एकदम से वजन बढ़ेगा नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है, वो नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर एकदम से वेट गिरा, एकदम से आपका वेट कम हुआ तो पता चलता है, वो इसमें क्या पता पेट में ऐसा कुछ होता है कि पता चलने लगता है हाँ वेट कम हो रहा है। तो दोनों अलग अलग फैक्टर हैं, ये समझ के ना। ऐसे आपके ऊपर कोई वेट रख देगा तो नहीं पता चलेगा, लेकिन एकदम से वेट कम होगा तो पता चलता है, तो नॉर्मल सा है ना, सिंपल सा। अब इसके आगे क्या कहा है? अब एक क्वेश्चन दूसरा दिया है, उसमें कहा है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। 3 क्वांटिटी आपको दी हैं और बताया है कि इसमें से स्केलर कौन है ये बताओ। तो पहली क्वांटिटी आपकी है इनर्शिया, दूसरी है लीनियर मोमेंटम, और तीसरी है लीनियर मोमेंटम, और तीसरी आपकी है फोर्स। ये 3 क्वांटिटी हैं। पहली क्या है? इनर्शिया। देखो आंसर सबको पता होगा, लेकिन हम तीनों के बारे में बात करेंगे। दूसरा है लीनियर मोमेंटम, और फिर आपका आ गया फोर्स, ये ठीक है। तो देखो इनर्शिया जो है, आपको पता है लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, होता है P = मास इंटू वेलोसिटी। तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, पता है। क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है? अगर ऐसा कुछ जानना है तो देखो मास तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है वेलोसिटी से, और वेलोसिटी की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, और उसी के डायरेक्शन में लगता है हमेशा मोमेंटम। तो जब जिससे ये मल्टीप्लाई किया, अगर इसकी कुछ वो है डायरेक्शन है और एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो हमेशा क्या आती थी? स्केलर इंटू वेक्टर हमेशा क्या आती थी? आप लोगों को पता है हमेशा वेक्टर। ऐसे पता है, या फिर अगर ये सब नहीं याद रखना, स्केलर इंटू वेक्टर वेक्टर होता है, स्केलर इंटू स्केलर स्केलर होता है, ये सब नहीं याद रखना, तो ऐसे देखो इसकी डायरेक्शन है और ये साइन अगर आपने कहीं देखा है साथ में, मतलब जो इसकी डायरेक्शन वही इसकी डायरेक्शन है। अगर ये वेक्टर है तो फिर यही भी तो वेक्टर ही हुआ। अब देखो फोर्स में क्या है? यही सेम चीज़। फोर्स होता है m इंटू ए की डायरेक्शन ही फोर्स की डायरेक्शन होती है, या फिर फोर्स की डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो ये भी हो गया। अब इनर्शिया में थोड़ा सा डाउट रहता है, बहुत लोग मतलब ऐसा समझ लेते हैं कि इनर्शिया जो है वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इनर्शिया जो होती है स्टेट ऑफ मोशन में नहीं आती है ना। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है? अपने आप को रेस्ट में दिखाती है। तो मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लगती है, तो अगर इनर्शिया है बॉडी की, मान लो उसकी इनर्शिया है 50 में, तो अगर उससे नीचे की फोर्स लग रही है, 50 न्यूटन से कम की फोर्स लग रही है, तो बॉडी अपनी जगह से नहीं हिलती, यही इनर्शिया होती है। लेकिन इनर्शिया को आप कैसे कंक्लूड करते हो? इनर्शिया को मास से जानते हो ना। मास कैसी क्वांटिटी है? इसकी क्वांटिटी कैसी है? जो इसका बेस है इनर्शिया का, वो तो स्केलर है ना, इसलिए इनर्शिया हमेशा स्केलर होगी। इसमें कंफ्यूज ना होना कि इनर्शिया के ऊपर फोर्स लगती है तो वो रिटेलिएट करता है, मतलब इनर्शिया रिटेलिएट करती है कि मतलब वो सामने से वो करती है, क्या कहते हैं रिटेलिएट का मतलब ये कि सामने से वो भी एक तरह की फोर्स लगाएगी, या फिर वो न्यूट्रल रहेगी। दोनों बातें हैं ना। न्यूट्रल मतलब इनर्शिया का मतलब ही यही है, कुछ ना करना। इनर्शिया का मतलब कुछ ना करना, एक जगह पड़े रहना, ऐसा इनर्शिया का मतलब। तो आप इसको कभी भी वेक्टर नहीं समझोगे, क्योंकि मास से ये कंक्लूड हुई है, मास से बनी हुई है चीज़, सिंपल सी, इसलिए इसको नहीं समझोगे। अब इसके आगे क्या कहा है? अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा कहा है। आपसे मैं पूछूंगा एक्शन रिएक्शन फोर्स कैसी फोर्स है। अभी क्वेश्चन नहीं बताया, एक्शन रिएक्शन कैसी फोर्स है, तुरंत कमेंट में लिख के बताना है ना, तुरंत। आधे ज़्यादा ने शायद ऐसा लिख दिया हो, जिन्होंने लेक्चर देखा है वो तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जो केवल यही देख रहे हैं वीडियो, वो तुरंत लिखेंगे एक्शन रिएक्शन कैसी है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। हाँ ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ठीक है। अब आपसे इसके आगे एक क्वेश्चन पूछ ले आदमी कि किस मतलब जो ये क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, तो ज़्यादातर लोग लिखेंगे आपस में बैलेंस करती हैं। और क्वेश्चन अब क्या है, देखो क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स डू नॉट बैलेंस ईच अदर, कभी बैलेंस नहीं करती। एक्शन है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स डू नॉट बैलेंस ईच अदर। और पूछ लिया है वाई, बताओ क्यों, ऐसा क्यों है, ये ठीक सिंपल सा। तो अब इसको समझना, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये हमारी दूसरी बॉडी है ना, दोनों दीवार मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये को क्या होता है इसमें, ये ऐसा क्यों है, कभी भी नहीं होता, नेवर। इसमें लगाना है एक्शन रिएक्शन फोर्स डू नॉट या फिर नेवर बैलेंस ईच अदर। क्यों? देखो हाँ ये होता है, देखने में तो यही लगता है कि भाई देखो इसको हम ये ऐसे कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ये देखो ये चीज़ें इसको हम ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो ये जो दीवार या फिर बोर्ड है आगे नहीं जा रहा है, तो देखने में लग रहा है बैलेंस कर रहा है, लेकिन बैलेंस की जो बेसिक डिफिनीशन है, बैलेंसिंग की जो बेसिक डिफिनीशन है वो तो ये है कि बैलेंसिंग हमेशा एक बॉडी पे होगी। देखो ये है, ये एक बॉडी पे होना चाहिए, ये एक बॉडी पे होना चाहिए, समझ रहे हो, ये एक बॉडी पे होना चाहिए। तो ये जो है, अब न्यूटन का लॉ ये नहीं था, न्यूटन का लॉ क्या था कि मान लो एक बॉडी यहाँ से आ रही है, ये देखो
न्यूटन का लॉ यो है, ये हमने यहाँ धक्का दिया, यहाँ पर धक्का दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करें, ये हाथ यहीं पर रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दो बॉडी हो गई ना, न्यूटन का लॉ इसके लिए है ही नहीं थर्ड लॉ, एक बॉडी के लिए, इसके लिए नहीं है बिल्कुल, ठीक है। किसके लिए आपका, एक मिनट, उनका लॉ है इसके लिए, इसे ये दो हाथ है, दोनों अलग अलग हैं, ये ऐसे जुड़ गए, तो इसके लिए है न्यूटन का लॉ। अब इसमें एक चीज़ देखना, ये हाथ को ऐसे आप समझ सकते हो, ये मान लो है दोनों सेम ही होंगे 5 kg का, तभी तो वो करेंगे, एक दूसरे को एक्शन रिएक्शन लगाएंगे बराबर का, ठीक है। लेकिन बैलेंसिंग क्यों नहीं होगी, ये जो 5 kg वाला है ये इस 5 kg वाले के ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये जो 5 kg वाला है ये इस 5 kg के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो आप देखो बॉडी ही बदल गई, यहाँ पर बॉडी क्या है, सेम है, यहाँ पर जो हमारी फोर्स है वो बैलेंस है, इस मार्कर को बैलेंस करे, क्यों, क्योंकि मैं जितना इस वाले आपके उससे क्या कहते हैं फिंगर से लगा रहा हूँ, उतना इस वाले फिंगर से भी लगा रहा हूँ, तो ये बराबर है। लेकिन यहाँ बॉडी तो एक है, यहाँ एक्शन रिएक्शन में क्या होता है, बॉडी दो हो जाती हैं, और जब बॉडी दो होंगी, जब बॉडी दो होंगी तो आपकी कैसी होगी, ये कभी बैलेंस नहीं होगी। और न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन के लॉ की बात हो रही है, एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ, उसमें हमेशा 2 बॉडी सिस्टम लिया गया, हमेशा। वो किसी की भी आप बात लो किसी की भी, चाहे क्या कहते हैं गैलेक्सी की बात ले लो, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी के ऊपर फोर्स लगाएगी, एक स्टार दूसरे स्टार के ऊपर फोर्स लगाएगा, एक प्लैनेट दूसरे स्टार के ऊपर, और एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के ऊपर। तो देखो हमेशा 2 बॉडी सिस्टम है, हमेशा 2 बॉडी सिस्टम है, ठीक है, 2 बॉडी सिस्टम है। तो अब आप कहोगे इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है, इसमें न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लगता, इसमें लगता है केवल न्यूटन बैलेंसिंग फोर्स, बस बैलेंसिंग फोर्स लगेगा, एक्शन रिएक्शन इसमें कभी नहीं लग रहा है, सीधी बात है। हाँ, लेकिन अगर मान लो ये बीच में बॉडी ना हो और सीधा ये दोनों हाथ आ जाए आपस में ऐसे करके, तो इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ लग गया। और अगर लग रहा हो ऐसा कि ये तो भाई गलत पढ़ाया जा रहा है, अगर बहुत लोग को इसमें डाउट हो जाता है ना, हमको भी जब कभी किसी टीचर ने पढ़ाया तो इसमें बहुत क्वेश्चन बने कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो बहुत लोग डिबेट भी करते हैं। लेकिन आप एक बार ठंडे मन से खुद सोचना और फिर बताना कुछ गलत पढ़ाया या फिर सही पढ़ाया। न्यूटन के लॉ की, न्यूटन ही की बात की है, जो न्यूटन ने पढ़ाया है हम लोगों ने उसी की बात की, अपने तरफ से कुछ नहीं बताया, ठीक। वो हमेशा कहते हैं कि हमारा जो लॉ था न्यूटन का, हमेशा 2 बॉडी सिस्टम है, 1 बॉडी के ऊपर कभी नहीं लगता, और ये हाथ में भी 1 बॉडी थी। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी, ठीक है, एक फोर्स है, ये देखो ये हमारी बॉडी है मास m की, ये मूव कर रही है ऐसे, और हमने फोर्स परपेंडिकुलर ऐसे लगा दिया, ये क्वेश्चन है ना 10 नंबर, ऐसे फोर्स लगा दिया परपेंडिकुलर। तो हमसे पूछा है वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा ये पूछा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, ठीक है। अब ये डॉट हट जाता है जब cos थीटा लगता है। एंगल 90 का है, ये तो आसान चीज़ है, देखो cos 90, वर्क डन हो गया 0 पूरा ना, cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन हो गया 0। अब इसके आगे शायद एक चीज़ और पूछी, हाँ, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन स्पीड और डायरेक्शन, कहा है, ये तो 0 आ गया। तो अब ये जो बॉडी स्पीड में क्या दिक्कत होगी और डायरेक्शन में क्या होगा बताओ। देखो अगर ये बॉडी यहाँ मास m की यहाँ चल रही है, फोर्स ने क्या किया, इसको यहाँ कर दिया, फोर्स ने क्या किया, इसको यहाँ पर कर दिया, ठीक है। लेकिन देख लो फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। लेकिन ये यहाँ देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इस cos 90 की वजह से 0 क्यों हो जाता है, अभी बताएंगे। फोर्स भी लग रही है, समझना, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, लेकिन एंगल 90 का क्यों बन रहा है। अब आपके मन में आता है अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर एंगल 90 का बन रहा है तो क्या दिक्कत है, ये मतलब डिस्प्लेस हो गई है बॉडी, तो वर्क होना चाहिए। देखो यहाँ वर्क क्यों नहीं हो रहा, देखो डायरेक्शन जो है, समझना अच्छे से बात, जो हमारी डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गई है, कैसे, ये बॉडी इधर जा रही थी अब इधर जाएगी, ठीक है ना, 90 का एंगल से क्यों होता। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, स्पीड जो है वो 0 है, स्पीड जो है, स्पीड में चेंज की बात हो रही है, ठीक है। स्पीड का जो चेंज है, चेंज वो 0 है। भाई डायरेक्शन तो किससे एसोसिएट करती है, वेलोसिटी से, लेकिन स्पीड किससे एसोसिएट करती है, केवल मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड में इसके चेंज नहीं हुआ। अब देखो ये आपसी में क्या कहते हैं, इंसेप्शन बनाते हैं। स्पीड क्यों 0 है, क्योंकि जो फोर्स है वो वर्क डन नहीं कर पाई। वर्क डन क्यों 0 है, वर्क डन देखो समझना, वर्क डन क्यों 0 है, क्योंकि स्पीड 0 है। और स्पीड क्यों 0 है, क्योंकि वर्क डन कुछ वर्क नहीं कर पाया। देखो समझ लो ना, अगर ये चीज़ ऐसी नहीं रहेगी तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये मैंने इस क्वेश्चन से केवल ये बताया कि ये जो cos 90 है इसकी वजह से 0 क्यों हो जाता है, समझ में आया होगा। स्पीड 0 है तो वर्क डन 0 हो गया, और वर्क जो ये फोर्स है ये कोई वर्क नहीं कर पाई, समझना, ये जो फोर्स है ये कोई वर्क नहीं कर पाई, इसलिए स्पीड 0 है ना। फोर्स तो है, फोर्स है तो मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी कब आती है, जब चेंज इन डायरेक्शन भी हो जाए। जरूरी नहीं चेंज इन स्पीड हो, स्पीड चेंज हो चाहे ना हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे ना हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तब भी वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा वर्क डन 0 हुआ है वो स्पीड की वजह से हुआ है, ठीक, ये चीज़ थी। अब इसके आगे कोई क्वेश्चन है, देख लेते हैं।
इसमें कहा है, आपसे कहा है अ लिफ्ट इज एक्सीलरेटेड अपवर्ड। लिफ्ट ने क्या किया है, 11 क्वेश्चन है, आपसे कहा एक लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है, तो उसमें जो है हमारी एक मतलब एक इंसान भी है, ठीक है, ये लिफ्ट है हमारी, ये ऊपर जा रही है अपवर्ड, एक्सीलरेशन ऐसे, यहाँ अपना कोई इंसान भी है, ठीक है, ये इंसान है अपना कोई। अब इसमें कहा है कि एक्सीलरेशन ऊपर से ए से जा रही है, तो हमको ये बता दो कि जो हमारी वो है, ये जो इसका क्या कहते हैं, जो इसका वेट है, वेट वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा या फिर जीरो हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, जीरो, ठीक। अब देखो इसमें तो सिंपल सा लॉजिक लगता है, यहाँ स्ट्रिंग होगी भाई, वो है तो इसमें स्ट्रिंग तो होगी, सिंपल सी बात है ना। या फिर कोई अगर यहाँ स्ट्रिंग नहीं रहती तो जो फोर्स होगी ऊपर, जो ऊपर खींच रही उसका नाम बताएंगे। वैसे लिफ्ट हमेशा स्ट्रिंग से ही टंगी होगी, नॉर्मल मतलब भले ऐसे लिफ्ट भी कैसी होती हो, लेकिन जो आपका इसमें केस आएगा जेईई मेंस में या फिर सीबीएसई में, तो आपको स्ट्रिंग देंगे। तो ये चीज़ ऊपर जा रही है, इसका वेट जो है mg नीचे लगेगा, ठीक है। वेट ही हमको बताना है, वेट मशीन में कितना वेट आएगा, इंक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा, क्या होगा, इसका mg है, देखते हैं क्या होता है। आप ये देखोगे ये नीचे जा रही है mg, ठीक है, ये t से ऊपर जा रहा है। अब आप देखोगे ये नीचे, इसकी वजह से मास की वजह से नीचे जाना चाहिए ना, मास की जो फोर्स है, वेट फोर्स जिसको कहते हैं, लेकिन टेंशन की वजह से ऊपर जा रही, तो ज़्यादा फोर्स कौन सी होगी, टेंशन की, जब भी तो ऊपर ले जा रहा। तो टेंशन से अगर हम ये हटा दें mg, तो ये जो नेट फोर्स है ए की वजह से वो आ जाएगी, जो ma होगी, नेट फोर्स को ma कहते हैं, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आ गई, mg वहाँ जाएगी प्लस ma, इसको सॉल्व किया तो t की वैल्यू आ गई mg प्लस a। तो आप यहाँ देखोगे इसकी वैल्यू mg थी, यहाँ पर प्लस a हो गया, तो हमारा कैसा हुआ, वेट हमारा इंक्रीज हुआ, ठीक है, वेट हमारा इंक्रीज हुआ। और ये भी रहता है कि आपको अब ये क्वेश्चन तो याद हो गया होगा ना, तो सीबीएसई एक नया तरह क्वेश्चन दे देती है, आपको वेट बताना है जब एक्सेलरेशन a है, और उसके बाद जब एक अच्छा सा वर्ड लिख देगा। पहला केस ये है, सेकंड केस कहेगा अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तब क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है, बिल्कुल लिफ्ट अभी भी ऊपर जा रही है, लेकिन अब की बार एक्सेलरेशन नहीं है, ये नहीं लिखेगा एक्सेलरेशन है कि नहीं, कहेगा यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये दोनों क्या कहते हैं, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, तो v माइनस वी अपॉन टी, यानी कि वैल्यू हो गई जीरो। अगर ये किसकी वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई जीरो। जब ये जीरो हो गया तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन यही तो है, जीरो हो गया, तो टी की वैल्यू कैसे आ गई, mg। अब यहाँ पर वेट कैसा है, ये सेकंड केस में ये वेट हो गया हमारा कांस्टेंट। तो ये ऐसे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 नंबर पे या फिर 4 नंबर पे ऐसे आ जाते हैं। होप है आपको ये क्या सारा पूरा समझ में आया होगा। हमने 10-11 क्वेश्चन लिए, अगर इसमें अच्छा रिस्पांस आया, आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, तो हम इसके आगे इसको थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे। कल हमारा रोटेशनल मोशन का आ जाएगा, हमने उसको भी पूरा कंप्लीट किया। जैसे इसके एक लेक्चर किए, वैसे बिना कुछ छोड़े रोटेशनल मोशन पूरा खत्म कर रखा है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, एंगुलर मोमेंटम तक पूरा पढ़ा दिया ना। स्टार्टिंग की थी हमने किससे, आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, और वहाँ तक गए आखिरी तक। अब इसके आगे जो बचा हुआ है रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, अगर ये अच्छा लगा है तो वो इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई जितना लंबा लेक्चर होगा उतना ज़्यादा हम लोग एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।